हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। बस अगर हम बात करें, हमें मालूम है हमारे पास अगर पूरे हमने एनिमल किंगडम में अभी हमने डिफरेंट फाइलम्स के बारे में पढ़ा और उन फाइलम्स में हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो है हर ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे हायरार्की बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे सिस्टम जो है वो डेवलप्ड होते जा रहा है, राइट। तो एनिमल्स जो हैं वो अपना मेटाबॉलिक वेस्ट किस फॉर्म में रख रहे हैं। इट में भी अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर हो गए और कुछ मिनरल्स आ गए हमारे पास जो कि किस तरीके के फॉर्म में से एक्टिवेट होते हैं या बॉडी से क्रिएट होते हैं। उन्हीं चीजों को हम बोलते हैं हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं। और इस चैप्टर में भी हम टोटली यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से ये जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है हमारे पास वो एनिमल किस किस मोड से जो है वो एक्सक्रीट करता है। एक चीज ये। दूसरा, उसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमंस में कि ह्यूमंस में हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। उसके बाद किडनीज का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और उसके बाद जो है एक्चुअल मैकेनिज्म। ये कुछ टॉपिक्स जो है हमने इस चैप्टर में कवर करने हैं। और साथ ही साथ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है यहाँ पर एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चंस जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं। और लास्टली एनिमल टिश्यू की लाइनिंग्स की बात मैंने की थी तो वो यहाँ पर भी डिपेंडिंग है कि कहाँ पर वुमेन्स कैप्सूल में क्या प्रेजेंट होता है, कौन सी लाइनिंग होती है, या फिर मेनली असेंडिंग डिसेंडिंग लूप वाली तरफ जो है कौन सी लाइनिंग प्रेजेंट होती है, कौन सी एपिथेलियल टिश्यू की टाइप होती है, वहां से क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम यहीं से। सबसे पहले अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज एक्सक्रीशन और डिफरेंस क्या है हमारे पास एक्सक्रीशन में और साथ साथ में जो दूसरा टर्म हम पढ़ते हैं ईजेशन में। क्लियर। सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारे पास व्हाट इज ईजेशन और जो दूसरी टर्म मैं बोल रही हूं दैट इज वो हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पर एक्सक्रीशन। तो सबसे पहली चीज, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी इजेशन क्या है और एक्सक्रीशन क्या है, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इजेशन की, इजेशन सबसे पहले आपको याद रखना है दैट इज द रिमूवल ऑफ इजेशन क्या है हमारे पास, इट इज द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूव होना इज इजेशन, राइट। वेयर एज जो भी हमारे पास क्या है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिकल वेस्ट। रिमूवल किसका हमारे पास, जो भी हमारे पास मेटाबॉलिकल वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो भी मेटाबॉलिज्म हम समझते हैं अभी, मेटाबॉलिक वेस्ट जो भी हमारी बॉडी से रिलीज हो रहा है उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे क्या, एक्सक्रीशन। तो दो बातें हम लोगों को समझ आ गई है यहाँ पर। इजेशन और एक्सक्रीशन का डिफरेंस क्या है। एक्सक्रीशन हमने बोला कि जो मेटाबॉलिकल वेस्ट है, जैसे मैंने बोला, इट मे बी the derivative form of any nitrogenous waste. It may be ammonia, it may be urea, uric acid है, आइंस है। तो ये सारे के सारे मेटाबॉलिकल वेस्ट है। लेकिन अनडाइजेस्टेड फूड का जो है रिमूवल होना दैट इज इजेशन, या फिर आप उसी को दूसरी टर्म में क्या बोलते हो, डेफिकेशन भी बोलते हो, राइट। तो ये दो चीजें हमें समझ आ गई। उसके साथ साथ अगर हम यहीं पर बात करें, हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट की उनमें कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है। तो हमने अभी बोला कि वो प्रोसेस जहां से मेटाबॉलिकल वेस्ट बॉडी से रिमूव हो रहा है उसको हम एक्सक्रीशन बोल रहे हैं। और साथ साथ ही इसकी जो रेगुलेशन है दैट मीन्स द रेगुलेशन ऑफ सेल्यूट, राइट, द रेगुलेशन ऑफ सेल्यूट।
और वाटर की जो कंसंट्रेशन के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं कि वाटर की मूवमेंट कैसे हो रही है, थ्रू ऑस्मोसिस, रेगुलेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, और साथ साथ में वाटर की मूवमेंट क्या है, बाय ऑस्मोसिस। तो हमने पढ़ा है, इसको क्या बोलते हैं हम, that we called it as osmoregulation, राइट। तो हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। अब हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं, जो अपना क्या कर सकते हैं, जो एनिमल्स अपनी इंटरनल जो भी हमारे पास वाटर और सॉल्ट का बैलेंस है उनको रेगुलेट अगर कर देते हैं, अगर रेगुलेशन उनकी हो जाती है तब आप उनको बोलोगे ऑस्मो रेगुलेटर्स, राइट। लेकिन अगर वो अपने अंदर वो बैलेंसिंग नहीं कर पाते, अगर उनको टॉलरेट नहीं कर पाते, तो हम उनको क्या बोलेंगे, मतलब जिनका एक्टिवली कंट्रोल नहीं है अपनी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन पे उनके बॉडी फ्लूइड्स के, तब हम उनको बोलते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स। क्लियर। तो ये हमारे पास दो टर्म्स आ जाती है यहाँ पे, ऑस्मो रेगुलेटर्स और ऑस्मो कन्फर्मर्स। जो रेगुलेटर्स हैं वो क्या करेंगे, बॉडी से एलिमिनेट करेंगे वाटर, ताकि जितना भी उनके अंदर अगर टॉक्सिसिटी बढ़ रही है तो वो बॉडी से रिमूव होती जाए, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास ये दो टर्म्स आ जाती हैं, और हम लोगों को ऑलरेडी पता है, हम ये सब चीजें जो है ऑस्मो रेगुलेशन को कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोलैरिटी, कि किस कंसंट्रेशन से बॉडी जो है इस एक्सेसिव अमाउंट को क्या कर रही है, रिलीज कर रही है। तो आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ एक चीज याद रखनी है, दैट इज उसका यूनिट याद रखोगे, तो यूनिट हमेशा वहां पे रहेगा ऑस्मोलैरिटी पर लीटर में, ठीक है। वो हमेशा कितना रहेगा, चाहे वो 50 एम है, 10 एम है, ठीक है, 500 एम है, तो जितना भी है तो वो मिली ऑस्मो पर लीटर में ही जो है हम कंसंट्रेशन उसकी क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, राइट। अब अगर मैं बात करूं, जैसे कि हम लोगों ने एनिमल किंगडम में भी ये चीजें डिस्कस की हुई हैं, कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस अगर हमारे पास वाटर लूज कर रहा है, बॉडी से उसके वाटर लूज हो रहा है, लेकिन अगर एक्सेसिव में पानी जो है बॉडी से लॉस्ट होता रहे बार बार, तो हम या तो उसकी डेथ हो सकती है, या तो हम क्या कर सकते हैं, वी आइदरली, अगर हमें लगता है तो हमारा जो कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है, दैट मीन्स द ब्रेन की बात कर रही हूँ, वो हम लोगों को उस टाइम क्या करता है, रेगुलेट करता है कि पानी जो है वो बॉडी में कम है, जिसकी वजह से हम लोगों को थर्स्ट लगती है, प्यास लगती है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हम वो वाला फूड या फिर वो मतलब पानी, जूस, कुछ भी ऐसा इंटेक करेंगे ताकि हमारी बॉडी में वाटर लेवल जो है वो बैलेंस हो जाए, राइट। तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है क्या करते हैं, वाटर की कंपनसेशन इस तरीके से बराबर करते हैं कि बॉडी में जो है वाटर लेवल बराबर रहना चाहिए। लेकिन अगर बॉडी में पर्टिकुलरली वाटर परसेंटेज बहुत 12% से कम चले जाए, तो ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन जो है वो कोलैप्स कर जाते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक साइड और देखो, जैसे कि हमारे पास डेजर्ट मैमल्स हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास कैंगेरू रैट्स वगैरह है, या स्नेक्स हैं, या वहां पे लिजर्ड्स हैं, तो उनमें जो सिस्टम है वो क्या है, वो अपना वाटर कंसंट्रेशन जितनी भी है वाटर, वो क्या करते हैं, कम लॉस्ट करते हैं, क्योंकि डेजर्ट एरियाज में है तो वो रिड्यूस कर देते हैं अपनी वाटर को, जैसे कि प्लांट्स में सिमिलरली ऐसा ही होता है, हमें मालूम है। ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करने के लिए वो मॉडिफिकेशंस करते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो डेजर्ट मैमल्स है या एनिमल्स हैं, उनका मेटाबॉलिकल वेस्ट जो है वो टर्न हो जाता है, ऑन दैट बेसिस उनकी बॉडी से वेस्ट जो है वो बाहर कम रिलीज होगा। सेम गोज फॉर द कैमल्स। कैमल्स भी बात करोगे तो उनमें भी सेम यही है, वाटर अवेलेबल नहीं होता है तो वो यूरिन जो है कम प्रोड्यूस करते हैं, यूरिया की फॉर्म में जो है उनमें स्टोर रहता है, जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिकल जो सिस्टम है वो क्या रहता है,
मेंटेन रहता है, और वो बाद में फिर से अपने आप को क्या कर देते हैं, रिहाइड्रेट कर देते हैं, ताकि वो चीज जो है वो बैलेंस रहे। राइट, आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो रही है बातें। तो अब इसी के आगे अगर आप बात की जाए, हमारे पास जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एनिमल किंगडम में भी पढ़ा, हमारे पास फाइलम्स की बात की थी हम लोगों ने, फ्रॉम द पॉरीफिरा टू द इंसेक्टा की क्लास यहाँ पे दी हुई है, या हम हायर एनिमल्स की भी अगर हम बात करें, तो इन सब ऑर्गेनिजम्स में हम लोगों ने क्या देखा कि पर्टिकुलरली या तो अभी ऑर्गन्स पर्टिकुलरली बने नहीं है। तो हमने एनिमल किंगडम में ये ऑलरेडी चीजें डिस्कस की थी। अगर हम प्रोटोजोन्स की बात करें, तो प्रोटोजोन्स जो है वो खुद ही क्या है, दे आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। राइट, यूनिसेल्युलर है, तो कोई भी पर्टिकुलरली अभी ऑर्गन जो है वो डेवलप्ड नहीं हुआ है। तो हमने बोला था जर्नल बॉडी सरफेस के थ्रू ही जो है वो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। तो उनमें प्रेजेंट होता है, हमने बोला था कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, वैक्यूल के टाइप्स में भी हमने ये चीज पढ़ी है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन करता है, और जो भी वेस्ट है वो बॉडी से जो है वो क्या कर देता है, इजेक्ट आउट कर लेता है। राइट, और साथ ही साथ में पॉरीफिरा की बात करोगे, तो पॉरीफिरा में भी जर्नल बॉडी सरफेस के थ्रू जो है रिलीज होगा। सिलेंट्रेट्स में भी ऐसे ही होगा। हम लोगों ने राइट फ्रॉम द प्लेटीहेल्मिन्थीज में पढ़ा था स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स दैट आर द फ्लेम सेल्स, या जिनको हमने बोला था क्या, सोलिनोसाइट सेल्स। तो ये एक पर्टिकुलरली सिस्टम यहाँ से बनना स्टार्ट होता है। जो हमने टेप वॉर्म की बात की थी, हम लोगों ने लिवर फ्लूक की बात की थी। तो इन ऑर्गेनिज्म में हमने बोला था राइट फ्रॉम द प्लेटीहेल्मिन्थीज फ्लेम सेल्स जो है इनका इंपॉर्टेंट और सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिला। राइट, उसी तरीके से अगर हम एस्के हेलमिन्थीज की बात करें, दैट इज द निमाटोडा, उनमें हमारे पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक एच शेप्ड ऑर्गन होता है, या फिर जिनको हम क्या बोलते हैं, रेटिनेस सेल्स बोलते हैं। हम ये देख रहे हैं थ्रू दिस टेबल कि किस तरीके से जो है डेवलपमेंट होती जा रही है, और अल्टीमेटली हमें वर्टिब्रेट्स में किडनीज मिलने वाली है। एनालिड्स में देखोगे तो वहां पे नेफ्रीडियल सिस्टम और ज्यादा डेवलप्ड हो गया, और ऑर्थोपोड में हमें और ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिली। जैसे कि हम लोगों ने कॉकरोच की मैंने बात की थी, उनमें मालफेजियन टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। राइट, नेफ्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर यूरिकोस ग्लैंड होते हैं जो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद क्रस्टेशियंस की अगर बात करोगे तो हमने बात की थी, वहां पर ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। स्पाइडर्स वगैरह की बात करोगे तो उनमें पॉक्सियल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। राइट फ्रॉम दिस आगे आगे हम डेवलप्ड करते जाएंगे, तो हमने गाइनोडोमेटा में भी ट्यूब फीड्स के बारे में पढ़ा हुआ था। राइट, और ऐसे ही करते करते जब हम कॉर्डरेट तक पहुंचे, तो हमने कॉर्डरेट में बोला, तब जाके हमारे पास राइट फ्रॉम प्रोटोनेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया, तब जाकर हमारे पास एग्जैक्टली जो है हमारे पास एक एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड बन गया, जिसको हम बोलते हैं क्या, किडनी। दैट मीन्स एक पर्टिकुलरली किडनी हमारे पास वहां पर फ्रेम हो गई, और उस किडनी के अंदर की फंक्शनिंग जो है फिर हम वो मैमल्स के केस में, दैट मीन्स हमारे सिलेबस में जो इंक्लूड है वो है ह्यूमंस के बारे में। तो वहां पर हम लोग ये चीज अभी पढ़ेंगे। राइट, तो यहां तक जो है, अब सबसे पहली चीज अब यहाँ पर हमारे नेक्स्ट टेबल में देखो फंक्शनिंग दी है कि वेदर द ऑर्गेनिज्म इज अमोनोटैलिक, यूरिकोटैलिक या यूरियोटैलिक है। तो इस बेसिस पर हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं अभी। हम अगर टाइप्स की बात करें एक्सक्रीशन की, तो हमारे पास एनिमल्स को हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, वी हैव टू, हम क्या कर सकते हैं, एनिमल्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं into the different categories on the basis of their main excretory product क्या है, right? main excretory product क्या है, on that basis हम organism को divide कर सकते हैं into the monotelic, ठीक है, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। ये तीन टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। राइट, नाम से देखो पता चल रहा है यहाँ पर, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है अमोनोटैलिक,
अमोनोटैलिक आगे जो प्रोड्यूस करते हैं क्या, अमोनिया। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए टर्म यूज करोगे आप अमोनोटैलिक, और प्रोसेस के लिए यूज करोगे अमोनोटैलिज्म, राइट। सिमिलरली यूरियोटैलिक की अगर आप बात कर रहे हो, तो यूरियोटैलिक जो है हमारे पास, ये प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास, देखो नाम से ही पता चल रहा है, दैट प्रोड्यूस यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट जिनका क्या है, यूरिया है, तो उनके लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं यूरियोटैलिक, और ऑर्गेनिज्म के लिए आप यूज करोगे यूरियोटैलिक, और मैकेनिज्म के लिए यूज करोगे यूरियोटैलिज्म। ठीक है बात। देन यूरिकोटैलिक, दैट मीन्स जो प्रोड्यूस करते हैं यूरिक एसिड, और ऐसी प्रोसेस के लिए हम टर्म क्या यूज करेंगे, यूरिकोटैलिज्म। तो यहां से क्वेश्चन बनने का चांस है, वो क्या, हमें पूछा जाता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में जो है, कौन सा ऑर्गेनिज्म इसमें से जो है अमोनोटैलिक है, यूरियोटैलिक है, या फिर यूरिकोटैलिक है। ऑन दैट बेसिस जो है हम एनिमल्स को क्लासिफाइड करते हैं इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज, राइट। तो 3 टाइप्स आप मेरे ख्याल से सबको समझ आ गई है, याद हो गई है कि एनिमल्स को हम क्लासिफाइड कर रहे हैं इनटू द अमोनोटैलिक जो अमोनिया प्रोड्यूस कर रहे हैं, यूरियोटैलिक जो यूरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं, और यूरिकोटैलिक जो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। अब इसी में अगर हम नेक्स्ट बात करें कुछ डिफरेंस की, तो अभी मैंने बोला, देखो अब हम डिफरेंस इन चीजों को एक बार डिफरेंस में क्लियर कर देंगे ताकि हमें अच्छे से ये चीज क्या हो जाए, याद हो जाए। सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पर हमने फर्स्ट पॉइंट ही ये हमने बोला था कि नाइट्रोजनस वेस्ट के डेरिवेटिव्स हैं। अमोनोटैलिज्म मतलब जो अमोनिया प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट, अभी बताया मैंने। यूरियोटैलिज्म मतलब जो यूरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं। यूरिकोटैलिज्म मतलब जो यूरिक एसिड कर रहे हैं। तो पहला मेन डिफरेंस आई थिंक सबको समझ आ गई हुई है, ठीक। दूसरा जो चीज बोली गई है वो ये बोली गई है कि जब मैकेनिज्म जो फ्रेम होता है जिसके बेसिस पे इनका ब्रेकडाउन होता है वो कहाँ कहाँ होता है। तो फिलहाल के लिए हम सिर्फ याद रखेंगे, जैसे अमोनिया जो है हमारे पास, लीवर जो है वो मल्टी फंक्शनलिंग काम करता है। लीवर जो है वो हमारे पास जितना भी मेटाबॉलिकल वेस्ट होता है, या फिर हमारे पास जितना भी हमारी बॉडी में प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन होता है, तो प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है इनटू द डिफरेंट नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। क्योंकि हमारे प्रोटीन की अगर बात की जाए तो प्रोटीन किसके बने हुए हैं, हमारे प्रोटीन आर फ्रेम्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। अब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, तो हम लोगों को मालूम है अमाइनो एसिड्स में हमारे पास सी और एन टर्मिनल प्रेजेंट होता है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर सी टर्मिनल और एन टर्मिनल होता है। तो दैट मीन्स मेन बात जो अगर हम कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा अमाइनो एसिड है उस बेसिस पे हमारा आर ग्रुप चेंज होता जाएगा। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ नाइट्रोजन जो है वो भी क्या होते जाएंगे, उसमें बढ़ते जाएंगे। क्लियर बात। तो यहाँ पे हमें नाइट्रोजन दिख रहा है, लेकिन इसका ब्रेकडाउन कहाँ हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने बोला अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म जो है जिनमें अमोनोटैलिज्म हो रहा है, तो उनमें ये कहाँ पर होता है, लीवर में होता है। जबकि क्या होगा, हमारे अमाइनो एसिड्स का ब्रेकडाउन होगा, डी अमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड जब लीवर में होगी तब अमोनिया प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट अभी हम आगे पढ़ेंगे, हमारे पास एक साइकिल है ऑर्निथीन साइकिल, और उस ऑर्निथीन साइकिल को, या फिर आप उसको बोल सकते हो साइकिल का नाम यूरिया सिंथेसिस साइकिल, जो कि यूटिलाइज होता है किसके लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। और उसी तरीके से लीवर में हमारे एक और साइकिल होता है जहां पर क्या बनते हैं, फ्रेम बनते हैं, यूरिक एसिड बनता है। तो डिपेंडिंग ऑन हम ये पढ़ेंगे कि किस ऑर्गेनिज्म में कौन सी चीज जो है वो बनती है, राइट। अब बात कर रहे हैं हम एटीपीज की, कि सबसे ज्यादा एटीपी का खर्च कहाँ होता है और सबसे कम एटीपी का खर्च कहाँ होता है। तो उस चीज को समझने के लिए सबसे पहली बात हमें ये पता होनी चाहिए कि जो अमोनिया है, यूरिया है या यूरिक एसिड है,
वो तीनों कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी कैसी है वाटर में सॉल्युबिलिटी किस तरीके से है। अगर हमें सॉल्युबिलिटी समझ आ जाएगी कि उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि इसको हम इजिली बॉडी से रिमूव कर सकते हैं, या इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इसको एक्सपेंड आउट करने के लिए, ताकि बॉडी से हम इसको क्या कर सके, रिमूव कर सके। तो पहले मैं इस पॉइंट पे आ रही हूँ। अमोनोटैलिज्म की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है जो कैसे हैं, अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म है, उनमें अमोनिया जो है वो हाईली सॉल्युबल है वाटर में। मतलब जनरली बॉडी सरफेस से अगर वो रिलीज करेंगे, इसका मतलब यहां से एक चीज इंडिकेट हो रही है हम लोगों को, अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे, जो मोस्टली एक्वेटिक होंगे, क्योंकि वही पानी में हमेशा रहेंगे, जिसकी वजह से वाटर जो है उनको क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। वाटर क्या चाहिए, अपना टॉक्सिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए क्या चाहिए उनको, वाटर कंटेंट ज्यादा चाहिए। तो मोस्टली वो कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ही होंगे, जो उसमें क्या कर पाएंगे, अपने वेस्ट को रिमूव करवा पाएंगे आराम से। तो एक बात समझ आ गई, अमोनिया जो है इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। और इसके लिए हम अगर बात करें कितना, जैसे अगर 500 ml पानी है हमारे पास, तो उसके लिए मतलब 1 ग्राम अमोनिया के लिए हमें 500 ml वाटर की जरूरत है। क्लियर, सॉल्युबल है इसलिए हमें एनर्जी जो है वो कम एक्सपेंड करनी पा रही, ठीक है। तो ज्यादा जरूरत नहीं है हमें एटीपीज को खर्च करने की, क्योंकि डायरेक्टली सॉल्युबल है, वो खुद सॉल्युबल हो जाएगी। तो जैसे आप इसको समझ सकते हो, जैसे आपने एक गिलास लिया और उसमें चीनी डाली, तो चीनी को घोल रहे हो, जब तक वो सॉल्युबल है तब तक तो वो नॉर्मलाइज है, लेकिन एक्स्ट्रा चीनी और डालोगे, जब उसका सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद भी अगर आपको उसमें चीनी घोलनी है, तो हम क्या करते हैं, वाटर को थोड़ा सा हीटअप करेंगे, ताकि जो है उसका सैचुरेशन पॉइंट से हम उसको क्या कर सके, ताकि वो चीनी उसमें घुल जाए। तो हमने इसका मतलब जो गर्म किया पानी को, तो हमने एटीपी यूटिलाइज की वहां पर, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं यही बात कर रही हूँ, अगर वो हाईली सॉल्युबल है, तो इसका मतलब हमें एनर्जी जो है वो वहां पर बहुत निग्लिजिबल, मतलब बहुत कम, एज कंपैरेटिवली बाकियों से बहुत कम खर्च करनी पड़ेगी, राइट। लेकिन साथ ही साथ हमें ये याद रखना है कि अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, या मोनोटैलिज्म जिनमें होता है, जो अमोनिया है वो सबसे ज्यादा हाईली टॉक्सिक मटेरियल, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको इस बेसिस पे लास्ट पीवाईक्यूज में देखोगे, अगर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि इन तीनों में से हाईली टॉक्सिक कौन सा है, तो आप बोलोगे अमोनिया जो है हमारे पास इट इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर। क्लियर। तो हम लोगों ने अब इसका कंपैरिजन की बात करें, तो हमने अभी बोला कि जो अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म है या फिर जिनमें अमोनोटैलिज्म है वो हाईली सॉल्युबल है, राइट। उसके बाद इसके कंपैरेटिवली में देखोगे ये इससे थोड़ा कम है, और ये वाला जो है इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो दैट मीन्स यहां से हम ये कंसीडर कर सकते हैं सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ लगेगी, जो क्या है, इनसॉल्युबल है, तो उसको सॉल्युबल फॉर्म में एक्सक्रीट करवाने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी। और इन दोनों के कंपैरिजन में अगर देख रहे हो, इससे कम एनर्जी इसमें लगेगी और सबसे कम इसमें लगेगी, राइट। और उसी बेसिस पे अगर ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक है तो ये नॉन टॉक्सिक हुआ, और ये इन दोनों के कंपैरेटिवली क्या हुआ, लेस टॉक्सिक। हाईली टॉक्सिक, कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक, और ये इसके कंपैरेटिवली में नॉन टॉक्सिक हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट अगर बात करो यहां पर, तो एक्सक्रीटरी का रेट बताया है, इसमें ज्यादा सॉल्युबल है तो जल्दी हो जाएगा, इसमें जो है बहुत स्लो होगा क्योंकि इनसॉल्युबल है, और मॉडरेटली इन दोनों के बीच का जो रेट होगा वो किसमें होगा, यूरियोटैलिज्म में होगा, राइट। सिमिलरली वैसे ही हमारे पास 1 ग्राम अमोनिया, 1 ग्राम यूरिया या 1 ग्राम यूरिक एसिड को रिलीज करने के लिए कितना पानी चाहिए। यहां पर मैंने अभी बोला था, यहां पर क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक है इसलिए वाटर सबसे ज्यादा यहां पर चाहिए। जैसे यहां लिखा है 1 ग्राम अमोनिया के लिए 500 ml वाटर चाहिए। सिमिलरली यहां पर 1 ग्राम यूरिया के लिए 50 ml, तो आप कंपैरिजन देख सकते हो। और यहां पर 1 ग्राम यूरिक एसिड के लिए 10 ml चाहिए, राइट।
तो यहाँ से ये चीजें क्लियर हो गई कि कितना वाटर कंटेंट हमें चाहिए, एक चीज। अब देखो यहाँ पर एक और चीज, बर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने बर्ड्स में देखा होगा, एग्जाम्पल में सासा बता रही हूँ, बर्ड्स में आपने देखा होगा, बर्ड्स जो हैं यहाँ से हम याद कर लेंगे कि वो कैसे हैं, यूरिकोटैलिक। उनमें क्योंकि एक तो उन लोगों को कहाँ है, मोस्टली जो है एरियल में होंगे, ठीक है, हवा में होंगे, तो वो पानी कहाँ ढूंढते रहेंगे, राइट। तो जो अगर उनको वाटर का रेट कम करना है, अपनी ऑस्मो रेगुलेशन बना के रखनी है, तो जो उनका बॉडी का वेस्ट होता है वो रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ थिक पेस्ट, देखा हुआ है सबने, ठीक है, या फिर सेमी सॉलिड पैलेट्स के फॉर्म में, ठीक है, उस फॉर्म में जो है वो अपना एक्सक्रीटरी जो है वो क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं। यहाँ पे देखो ये डाइल्यूट यूरिन करेंगे, मतलब इसमें वाटर कंटेंट क्या है, ज्यादा, सॉल्यूट कम है। लेकिन इसमें देखोगे तो इसमें सॉल्यूट एज कंपैरेटिवली क्या होगा, ज्यादा एज कंपेयर टू उसका सॉल्वेंट, मतलब वाटर के कंपैरेटिव, तभी तो ये क्या हुआ, कंसंट्रेटेड यूरिन हुआ। क्लियर बात यहां तक। तो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स में हमें याद रखना है, हम कंपैरिजन करके बोल सकते हैं चीजों को कि किस तरीके से जो है हमारे पास जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक्सक्रीशन किस किस टाइप की कर रहे हैं। देखो जैसे अभी मैंने आप लोगों को बोला, अमोनोटैलिक में हमारे पास आ जाएंगे एक्वेटिक में, इनवर्टिब्रेट्स जितने भी एक्वेटिक हैं, स्पॉन्जेस दैट मींस द पॉरीफेरंस की बात कर रहे हो, बोनी फिश की बात कर रहे हो, जेलीफिश की बात करो, जेलीफिश बिलोंग्स टू, जेलीफिश जो है वो हमारी सिलेंट्रेट से बिलोंग करती है, राइट, नाइडेरियंस जिनको हम बोलते हैं। एक्वेटिक एम्फीबियंस की अगर बात करो, हमने एनिमल किंगडम में भी ये बात की थी, एक्वेटिक एम्फीबियंस जो है हमारे पास, या एक्वेटिक इंसेक्ट्स जो है वो भी एमोनिया की फॉर्म में ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स की अगर आप बात करो तो वो कौन से आ जाएंगे हमारे पास, जैसे कि हम लोग, इसका मतलब हमारी बॉडी में यूरिया जो है वो एक्सक्रीट होता है। वेल की बात करो, फ्रॉग की बात करो, ठीक है, एक्वेटिक रेप्टाइल्स की बात की जाए, जैसे टर्टल्स हो गए, टॉर्टाइस हो गए, कार्टिलेजिनस फिश हो गए। दो एग्जांपल याद रखना, बोनी फिशेस में अमोनिया, कार्टिलेजियस फिशेस में जो है वो क्या होगा, यूरिया। और यूरिकोटैलिक के एग्जांपल में आ जाएंगे हमारे पास लैंड एनिमल्स, जैसे हमने बर्ड्स की बात की, स्नेक्स की बात की, लिजर्ड्स की बात की, स्नेल्स की बात की, और कुछ जो है लैंड इंसेक्ट्स की बात की, जिनमें जो है क्या रिलीज होता है, यूरिक एसिड। मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों को टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है वो क्लियर हो गए हैं कि कौन कौन से मैकेनिज्म कैसे कैसे है, और इसके बेसिस पे क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, राइट। आई होप यहाँ तक आपको सब बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन यू